क्यों ना तुम खुद को मार लो। स्कूल में किसी ने मुझसे एक बार पूछा था। मुझे लगता है कि यह सवाल सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के लिए पूछा गया था, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने इस संभावना के बारे में सोचा था। मैं नहीं जानती थी कि क्या जवाब दूं। शायद मैं पागल थी जो इस बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे हमेशा उम्मीद थी कि अगर मैं एक अच्छी लड़की बनी रहूं, अगर मैं सब कुछ सही करूं, अगर मैं सही बातें कहूं या फिर कुछ भी न कहूं, तो शायद मेरे माता पिता अपना मन बदल लेंगे। मैंने सोचा था कि वे मेरी बातें सुनेंगे। मैंने सोचा था कि वे मुझे एक मौका देंगे। मैंने सोचा था कि वे आखिरकार मुझसे प्यार करेंगे। मुझे हमेशा वही बेवकूफ़ी भरी उम्मीद थी। गुड मॉर्निंग। मेरी आंखें झटके से खुल गईं। मैं कभी गहरी नींद नहीं सोती। वार्नर मुझे घूर रहा है, अपनी ही बिस्तर के किनारे बैठे हुए, एकदम नए सूट और पूरी तरह चमकते हुए बूट्स में। उसके बारे में सब कुछ सावधानी से संजोया हुआ लगता है। हर चीज़ परफेक्ट। उसकी सांसें सुबह की ठंडी हवा में ताजगी भरी और ठंडी है। मैं उन्हें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती हूँ। मुझे यह समझने में कुछ सेकंड लगते हैं कि मैं उन्हीं चादरों में उलझी हुई हूँ जिनमें खुद वार्नर सोया था। मेरा चेहरा अचानक जलने लगता है और मैं खुद को जल्दी से छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। मैं लगभग बिस्तर से गिर ही जाती हूँ। मैं उसे अनदेखा करती हूँ। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? वह पूछता है। मैं ऊपर देखती हूँ। उसकी आंखें इतनी अजीब हरी हैं, चमकीली, क्रिस्टल जैसी साफ और डराने वाले तरीके से पहनी। उसके बाल घने हैं, सोने की सबसे समृद्ध छाया की तरह चमकते हुए। उसका शरीर दुबला और सामान्य सा दिखता है, लेकिन उसकी पकड़ एफर्टलेसली मजबूत होती है। पहली बार मुझे एहसास होता है कि वह अपनी बाईं छोटी उंगली में एक जेड की अंगूठी पहनता है। वह मुझे उसे घूरते हुए पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है, अपने दस्ताने पहन लेता है और अपने हाथों को पीठ के पीछे बांध लेता है। अब तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना होगा। मैं पलकें झपकाती हूँ, सिर हिलाती हूँ, खड़ी होती हूँ और लगभग गिर ही जाती हूँ। मैं खुद को बिस्तर के किनारे पकड़कर संभालने की कोशिश करती हूँ। मेरा सिर घूम रहा है। मैं वार्नर की हल्की सी आहट सुन सकती हूँ। तुमने कल रात का खाना नहीं खाया जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। मैं कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाती हूँ और खुद को जबरदस्ती थोड़ा ब्रेड खाने के लिए मजबूर करती हूँ। मेरा शरीर भूख सहने का इतना आदी हो चुका है कि अब इसे पहचान ही नहीं पाता। जब मैं खुद को संभाल लेती हूँ तो वार्नर मुझे दरवाजे के बाहर ले जाता है। मैं अब भी अपने हाथ में पनीर का एक टुकड़ा पकड़े हुए हूँ। जैसे ही मैं बाहर कदम रखती हूँ, वह मेरे हाथ से गिरते गिरते बचता है। यहाँ मेरे फ्लोर से भी ज्यादा सैनिक खड़े हैं। हर एक के पास कम से कम 4 अलग अलग तरह की बंदूकें हैं। कुछ उनके गले में लटकी हुई हैं, कुछ उनकी बेल्ट में बंधी हुई। जैसे ही वे मेरा चेहरा देखते हैं, उनकी आंखों में दहशत झलक जाती है। यह इतनी तेजी से उनके चेहरे पर उभर कर गायब हो जाती है कि मैं इसे मिस भी कर सकती थी, लेकिन यह इतनी स्पष्ट थी कि मुझसे छुप नहीं पाई। हर कोई मुझे देखते ही अपने हथियारों को और कसकर पकड़ लेता है। वार्नर संतुष्ट लगता है। उनका डर तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, वह मेरे कान में फुसफुसाता है। मेरी इंसानियत इस कारपेटेड फर्श पर लाखों टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वे मुझसे डरें। तुम्हें चाहिए था। वह रुक जाता है। उसकी आंखें मुझे बेवकूफ कह रही हैं। अगर वे तुमसे नहीं डरेंगे तो वे तुम्हारा शिकार करेंगे। लोग अक्सर उन्हीं चीजों का शिकार करते हैं जिनसे वे डरते हैं। कम से कम अब उन्हें पता है कि वे किससे टकरा रहे हैं। वह फिर से चलने लगता है, लेकिन मेरे पैर जमीन से जैसे सिल दिए गए हैं। एक ठंडी सच्चाई मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे तक बह रही है, जैसे बर्फीला पानी। तुमने मुझसे वह करवाया जो मैंने जेनकिंस के साथ किया, जानबूझकर। वार्नर पहले ही मुझसे 3 कदम आगे निकल चुका है।
लेकिन मैं उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देख सकती हूँ। मैं जो भी करता हूँ जानबूझकर करता हूँ। तुम मुझे तमाशा बनाना चाहते थे। मेरा दिल मेरी कलाई में दौड़ रहा है, मेरी उंगलियों में धड़क रहा है। मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे अपने सैनिकों से। अब मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, गुस्से से जल रही हूँ। एक आदमी की जान की कीमत पर अंदर आओ। वार्नर लिफ्ट तक पहुंच चुका है। वह मेरे लिए दरवाजा खोले खड़ा है। मैं उसके पीछे अंदर जाती हूँ। वह सही बटन दबाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं बोलने के लिए मुड़ती हूँ। वह मुझे घेर लेता है। मैं इस कांच के डिब्बे के कोने में सिमट गई हूँ और अचानक घबराहट महसूस करने लगती हूँ। उसके हाथ मेरी बाहों को पकड़ चुके हैं और उसके होंठ मेरे चेहरे के बेहद करीब हैं। उसकी नजरें मेरी आंखों में गड़ी हुई हैं। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक है। वह सिर्फ एक शब्द कहता है, हाँ। मुझे अपनी आवाज ढूंढने में एक पल लगता है। हाँ क्या? हाँ, मेरे अपने सैनिकों से। हाँ, एक आदमी की जान की कीमत पर। वह अपना जबड़ा खड़ा करता है, दांत भींचकर बोलता है, तुम मेरी दुनिया के बारे में बहुत कम समझती हो जूलियट। मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। नहीं, तुम नहीं कर रही। वह गुस्से से कहता है। उसकी पलकें जलते हुए सोने की पतली धागों की तरह लग रही हैं। मुझे लगभग उन्हें छूने का मन करता है। तुम नहीं समझती कि शक्ति और नियंत्रण कभी भी तुम्हारे हाथ से फिसल सकते हैं, चाहे तुम जितनी भी तैयारी कर लो। इन दोनों चीजों को हासिल करना आसान नहीं है। इन्हें बनाए रखना उससे भी मुश्किल है। मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूं, लेकिन वह मुझे बीच में रोक देता है। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे ही कितने सैनिक मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि वे मुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि और भी लोग नहीं हैं जो मेरी इस मेहनत से कमाई हुई स्थिति को हथियाना चाहते हैं। अपनी इतनी तारीफ मत करो, मत। वह हमारे बीच की आखिरी कुछ इंच की दूरी भी खत्म कर देता है और मेरे शब्द जमीन पर गिर जाते हैं। मुझे सांस नहीं आ रही। उसके पूरे शरीर में इतनी तीव्रता है कि उसे महसूस किया जा सकता है और मुझे लगता है कि मेरे मांसपेशियां जमने लगी हैं। तुम बहुत भोली हो, वह मुझसे कहता है। उसकी आवाज कठोर, धीमी, मेरी त्वचा पर एक कड़वी फुसफुसाहट की तरह रगड़ खा रही है। तुम यह नहीं समझती कि तुम इस इमारत में मौजूद हर एक इंसान के लिए एक खतरा हो। उनके पास तुम्हें चोट पहुंचाने की हर वजह है। तुम यह नहीं देख रही कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे तकलीफ देकर मैं फट पड़ती हूं, दूसरों को तकलीफ देकर। उसकी हंसी ठंडी है, भावहीन। वह अचानक मुझसे पीछे हट जाता है, जैसे घृणा महसूस कर रहा हो। लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन वह बाहर नहीं निकलता। मैं यहां से अपने कमरे का दरवाजा देख सकती हूं। अपने कमरे में जाओ, धो लो अपने आप को, कपड़े बदलो। तुम्हारी अलमारी में कुछ ड्रेस रखे हुए हैं। मुझे ड्रेस पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो देखना भी पसंद आएगा। वह हल्का सा सिर झुकाकर कहता है। मैं उसकी नजरें फॉलो करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे दरवाजे के सामने एक विशालकाय छाया खड़ी है। मैं उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखती हूँ, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह अचानक शांत हो जाता है। उसके चेहरे से सारी भावनाएं मिट चुकी हैं। वह मेरा हाथ पकड़ता है, मेरी उंगलियां हल्के से दबाता है, फिर कहता है, मैं ठीक 1 घंटे में तुम्हें लेने आऊंगा, और लिफ्ट के दरवाजे बंद कर देता है। इससे पहले कि मैं कोई विरोध कर सकूं, मैं सोचने लगती हूं कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि इस दुनिया में मुझे छूने से न डरने वाला इंसान खुद एक राक्षस है। मैं आगे बढ़ती हूँ और अंधेरे में खड़े उस सैनिक को करीब से देखने की हिम्मत जुटाती हूँ। एडम, ओह एडम, एडम, जिसे अब ठीक ठीक पता है कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। मेरा दिल मेरे सीने में पानी से भरा गुब्बारा बनकर फूट रहा है। मेरे फेफड़े मेरी पसलियों के पिंजरे में झूल रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे
दुनिया की हर मुट्ठी मेरे पेट में आकर लग गई हो। मुझे इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे परवाह है। अब वह मुझसे हमेशा के लिए नफरत करेगा। अब वह मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं इंतजार करती हूँ कि वह मेरा दरवाजा खोले, लेकिन वह हिलता तक नहीं। एडम, मैं धीमी हिचकिचाती आवाज में कहती हूँ, मुझे तुम्हारी की कार्ड चाहिए। मैं उसे गहराई से निकलते हुए और एक हल्की सांस लेते हुए देखती हूँ और तुरंत महसूस कर लेती हूँ कि कुछ गड़बड़ है। मैं पास जाने लगती हूँ, लेकिन उसके सिर की एक त्वरित कठोर हलचल मुझे रोक देती है। मैं लोगों को छूती नहीं, मैं लोगों के करीब नहीं जाती। मैं एक राक्षस हूं। वह मुझे अपने पास नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे कभी भी अपनी हदें नहीं भूलनी चाहिए। वह मेरे दरवाजे को बहुत कठिनाई से खोलता है और तभी मुझे एहसास होता है कि किसी ने उसे वहां चोट पहुंचाई है जहां मैं देख नहीं सकती। वार्नर के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते हैं और मैं अब उसके हल्के फुल्के अलविदा को एक चेतावनी के रूप में पहचानती हूँ। एक ऐसी चेतावनी जो मेरे शरीर की हर नस को सुन्न कर देती है। एडम को मेरी गलतियों के लिए सजा दी जाएगी, मेरी अवज्ञा के लिए। मुझे अपने आंसू पछतावे की किसी बाल्टी में दफना देने हैं। मैं दरवाजे के अंदर कदम रखती हूँ और एक आखिरी बार पीछे मुड़कर एडम को देखती हूँ। उसके दर्द में मैं कोई जीत महसूस नहीं कर सकती। जो कुछ भी उसने किया है, मुझे नहीं पता कि क्या मैं उससे नफरत करने में सक्षम हूं। नहीं, एडम से नहीं, नहीं, उस लड़के से जिसे मैं कभी जानती थी। बैंगनी ड्रेस, वह कहता है। उसकी आवाज टूटी हुई और इतनी कमजोर है कि जैसे सांस लेना भी तकलीफ दे रहा हो। मुझे अपनी उंगलियां मरोड़नी पड़ती हैं ताकि मैं उसकी ओर भाग न जाऊं। बैंगनी ड्रेस पहनना, वह खांसता है। जूलियट, मैं एक परफेक्ट मैनेकिन बन जाऊंगी। जैसे ही मैं कमरे में आती हूं, मैं अलमारी खोलती हूं और बैंगनी ड्रेस को हैंगर से खींच लेती हूं, इससे पहले कि मुझे याद आए कि मैं देखी जा रही हूं कैमरे। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या एडम को मुझे कैमरों के बारे में बताने के लिए सजा दी गई थी। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसने मेरे साथ और कोई जोखिम उठाया है। मुझे आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। मैं बैंगनी ड्रेस के सख्त आधुनिक कपड़े को छूती हूँ और मेरी उंगलियां किनारे तक पहुंच जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कल एडम की पहुंची थी। मैं खुद को सोचने से रोक नहीं पाती कि उसे यह ड्रेस इतनी पसंद क्यों है। क्यों यही होनी चाहिए? मुझे ड्रेस पहनने की जरूरत ही क्यों है? मैं कोई गुड़िया नहीं हूं। मेरा हाथ लटकते कपड़ों के नीचे छोटे लकड़ी के शेल्फ पर आ टिकता है और एक अनजान खुरदरी बनावट मेरी त्वचा को छूती है। यह अजनबी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जानी पहचानी लगती है। मैं अलमारी के करीब जाती हूँ और दरवाजों के बीच छिप जाती हूँ। मेरी उंगलियां उसकी सतह पर घूमती हैं और मेरे पेट में धूप की एक लहर दौड़ जाती है, इतनी तेज कि मैं खुशी और उम्मीद से भर जाती हूँ। एक ऐसी ताकत जो इतनी तीव्र है कि मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं बह रहे। मेरी नोटबुक, उसने मेरी नोटबुक बचाई। एडम ने मेरी इकलौती चीज बचाई। मैं बैंगनी ड्रेस उठाती हूँ और कागजों की इस बंधी हुई गड्डी को उसके कपड़ों में छुपा लेती हूँ। फिर जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती हूँ। बाथरूम जहां कोई कैमरे नहीं है, बाथरूम जहां कोई कैमरे नहीं है, बाथरूम जहां कोई कैमरे नहीं है। वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मैं महसूस करती हूँ। पहले बाथरूम में वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और मैं इतनी डर गई थी कि मैंने उसे दूर धकेल दिया। मैं दरवाजा बंद करती हूँ और मेरे हाथ कांप रहे हैं जब मैं उन जानी पहचानी चादरों को खोलती हूँ जो पुराने गोंद से जुड़ी हुई हैं। मैं पन्ने पलटती हूँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे सभी वही हैं, और मेरी नज़र मेरी हाल की लिखावट पर जाती है। सबसे नीचे एक बदलाव है, एक नई पंक्ति जो मेरी लिखावट में नहीं है, एक नई पंक्ति जो जरूर उसी ने लिखी होगी।
यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं एकदम स्थिर खड़ी रह जाती हूँ। मेरी त्वचा का हर इंच तनाव से खिंचा हुआ है, भावनाओं से भरा हुआ, और मेरे सीने में दबाव बढ़ता जा रहा है, तेज और जोरदार, मेरी स्थिरता की भरपाई करने के लिए। जब मैं समय में जमी होती हूँ तो मैं नहीं कांपती। मैं अपनी सांसों को धीमा करने के लिए प्रशिक्षित करती हूँ। मैं उन चीज़ों की गिनती करती हूँ जो अस्तित्व में नहीं है। मैं वे संख्याएं गढ़ती हूँ जो मेरे पास नहीं है। मैं कल्पना करती हूँ कि समय एक टूटी हुई रेत घड़ी है जो रेत के साथ सेकंड को बहा रही है। मैं विश्वास करने की हिम्मत करती हूँ। मैं उम्मीद करने की हिम्मत करती हूँ कि एडम मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मैं इतनी पागल हूँ कि इस संभावना पर विचार कर रही हूँ। मैं छोटी नोटबुक का पन्ना फाड़ लेती हूँ और उसे अपने पास कसकर पकड़ लेती हूँ। अपने दिमाग के हर टूटे हुए पल में गूंजती उन्माद को जबरन निगलती हूँ। मैं नोटबुक को बैंगनी ड्रेस की जेब में छुपा देती हूँ। वही जेब जिसमें एडम ने इसे रखा होगा, वही जेब जिससे यह गिर गया होगा, वही जेब जो बैंगनी ड्रेस की है। बैंगनी ड्रेस की जेब उम्मीद एक संभावना की जेब है। मैं इसे अपने हाथ में थामे हुए हूं। वार्नर देर नहीं करता, वह दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं अपने जूते पहन रही हूं जब वह बिना एक शब्द कहे, बिना अपनी उपस्थिति जताने का कोई प्रयास किए कमरे में आ जाता है। उसकी नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। मेरा जबड़ा अनायास ही कस जाता है। तुमने उसे चोट पहुंचाई, मैं खुद को कहते हुए पाती हूं। तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, वह अपना सिर थोड़ा झुकाकर कहता है, मेरे पहनावे की ओर इशारा करते हुए। लेकिन यह साफ दिखता है कि तुम करती हो। मैं अपनी जुबान बंद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हाथ ज्यादा ना कांप रहे हों। मुझे नहीं पता कि एडम कहाँ है। मुझे नहीं पता कि उसे कितनी बुरी चोटें आई हैं। मुझे नहीं पता कि वार्नर क्या करेगा, वह किस हद तक जाएगा जो वह चाहता है उसे पाने के लिए। लेकिन एडम का दर्द मेरे गले में ठंडी हाथ की तरह महसूस होता है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टूथपिक को निगलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर एडम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो यह उसे अपनी जान की कीमत पर पड़ सकता है। मैं अपनी जेब में रखे कागज के टुकड़े को छूती हूँ। सांस लो। वार्नर की नजरें मेरी खिड़की पर हैं। सांस लो, चलने का समय है, वह कहता है। सांस लो। हम कहाँ जा रहे हैं? वह जवाब नहीं देता। हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मैं चारों ओर देखती हूँ। गलियारा सुनसान है, खाली। एडम कहाँ है? सब लोग? मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद है, वार्नर कहता है, जबकि वह अपनी बांह मेरी कमर के चारों ओर डालता है। मैं झटके से हट जाती हूँ, लेकिन वह मुझे खींचता हुआ लिफ्ट की ओर ले जाता है। यह फिट बहुत शानदार है। यह मुझे तुम्हारे सवालों से ध्यान भटकाने में मदद करता है। तुम्हारी गरीब माँ? वार्नर लगभग अपने ही पैरों में ठोकर खा जाता है। उसकी आंखें चौड़ी होती हैं, घबराई हुई। वह हमारे लक्ष्य से कुछ कदम पहले रुक जाता है। घूमकर मुझसे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा पेट मुंह के बल गिर जाता है। उसके चेहरे पर जो भाव है, बिना बचाव के दबाव, अचानक डर, उसकी विशेषताओं में तात्कालिक चिंता। मैं जो कहना चाहती थी वह नहीं कहती। मैं मजाक कर रही थी। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी गरीब माँ की बहुत दया आती है, क्योंकि उसे इतना दुखी, निराशाजनक बेटा सहन करना पड़ता है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। वह मेरे हाथ पकड़ता है, मेरी आंखों पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी कनपटी पर जल्दी की धड़कन महसूस हो रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? वह जोर देता है। कुछ नहीं। मैं हड़बड़ाती हूँ। मेरी आवाज आधी में टूट जाती है। ये बस मजाक था। वार्नर मेरे हाथों को ऐसे छोड़ देता है जैसे वे उसे जलाए हों। वह अपनी नजरें हटा लेता है, लिफ्ट की ओर तेजी से बढ़ता है और मुझे उसके पीछे आने का इंतजार नहीं करता। मैं सोचती हूँ वह मुझसे क्या नहीं कह रहा है, केवल
जब हम कई फ्लोर नीचे उतर चुके होते हैं और एक अजनबी गलियारे में एक अजनबी दरवाजे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी वह आखिरकार मुझसे नजरें मिलाता है। वह मुझे 4 शब्द कहता है, तुम्हारे भविष्य में स्वागत है।